देखो भाई क्या हुआ था लास्ट टाइम टॉपिक, नाउन कंप्लीट कर लिया था ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं थी? ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है और वो है प्रोनाउन। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डेली ग्रामर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं तो वोकैब कर रहे हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं एग्जाम के, उससे अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव से तो 50% अगर ग्रामर आनी चाहिए तो 50% तुम्हें वोकैब आनी चाहिए। भाई भाषा का इस्तेमाल कब करोगे? जब तुम्हारे पास शब्द होंगे, और शब्द कहाँ से आएंगे, वर्ड्स कहाँ से आएंगे, तो से आएंगे। तो सबसे पहले तो वोकैब सीखनी है, ठीक है, और फिर ग्रामर को अप्लाई करना है। कहाँ पे? वोकैब में, वर्ड्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो वर्ड्स और ग्रामर साथ साथ सीखते हुए चल रहे हैं। क्यों पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में यहाँ से, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पता तो चले कि शब्दों की प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सा वर्ड कहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। अगर ये पता होगा तो उसका यूज भी पता चल जाएगा। कि जैसे कोई वर्ब है, अब कोई वर्ब है वो काम काहे का कर रही है? नाउन का कर रही है, तो उसकी प्लेस वैल्यू तो नाउन की है, लेकिन फेस वैल्यू काहे की है? वर्ब की है। या कोई नाउन है वो एडजेक्टिव बन गया कहीं पे। तुमने हमेशा पढ़ा है कि पर्सन प्लेस और थिंग क्या होता है? पर्सन प्लेस और थिंग नाउन होता है, यही तो पढ़ा है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। लेकिन हम तुम्हें ऐसा भी दिखा सकते हैं कि नाम भी होगा और वो पर्सन प्लेस और थिंग नहीं होगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है। डेफिनेशन वाली रटंत वाली पढ़ाई से थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज पे आना है। उस प्रैक्टिकल यूज पे आने के लिए उसकी जो पैसेज आएगा तुम्हारा, जो आएगा, जो वर्ड आएगा पेपर में, उसकी भूमिका तैयार करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और वो एक चीज में दो चीजें आती हैं, एक होता है पार्ट ऑफ स्पीच और एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच की कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आज तीसरा टॉपिक चल रहा है और उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्लियर? स्टार्ट करें, देखें प्लेस वैल्यू क्या है। कभी भी हम जब ग्रामर की बात करते हैं तो वो एक पैटर्न से भैया स्टार्ट होता है, और वो पैटर्न है यस प्लस बी प्लस ओ। कि कहीं भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। इसको सेट करना सीखना ही ग्रामर को जानना है, कि हम इसे सही से लिखना सीख जाएं। क्या है तो सब्जेक्ट है, ओ क्या है तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है तो वर्ब है। क्लियर कि नहीं? इस जगह पर कभी भी कुछ यूज होगा तो या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। हम नाउन आपको बता चुके हैं। अब नाउन की जगह पर जो यूज हो तो हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन यूज कहते हैं। प्रो और नाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। नाउन का मतलब जानते ही हो नाउन, और प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। हाँ, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। तो प्रोनाउन का मतलब है इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, हमने नाउन में कुछ टाइप्स देखे थे, अब हम कुछ टाइप्स प्रोनाउन देखेंगे कि कैसे कहां यूज होगा। जैसे हमने कहा कि मोहन इज माय फ्रेंड हु लिव्स इन लखनऊ। ठीक है, इन लखनऊ। या फिर हमने कहा मोहन इज माय फ्रेंड एंड ही इज माय क्लासमेट। अब बार बार हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया? उसी के लिए एक चीज यूज की, एक शब्द यूज किया, और उसी को हमने क्या कह दिया? प्रोनाउन कह दिया। भाई ही कौन है? मोहन है। यहां हु क्या है? मोहन है। मोहन इज माय फ्रेंड हु, मतलब माय फ्रेंड ही तो हु है, और माय फ्रेंड मोहन है, तो हु क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई। तुम कभी भी कोई भी बात कहोगे अंग्रेजी की, कुछ भी कहो, तुम एक पैटर्न यूज करोगे। कौन सा वाला? ये। और इसी पे सारी पार्ट ऑफ स्पीच यूज होती है। कैसे? तुम कहो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तुम्हारी स्पीच हिस्सा ही पार्ट ऑफ स्पीच है। कैसे? देखो यस वी ओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, और वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और इसके बीच में कुछ आया तो एडवर्ब।
क्लियर कि नहीं? और अगर इससे पहले कुछ आया तो एडजेक्टिव, और अगर इसको किसी ने जोड़ने का काम किया तो या तो प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। क्लियर? तो या तो प्रीपोजिशन बनेगा या कंजंक्शन बनेगा, सीधी सी बात है। अगर इससे पहले भी कुछ आ सकता है तो वो क्या हो सकता है? आर्टिकल हो सकता है। कोई पार्ट ऑफ स्पीच बची? कितनी होती हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होती है, कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल होता है। सारे पुट हो रहे हैं कि नहीं इसी में? यही तुमको प्लेस वैल्यू सिखाएंगे कि नहीं? प्लेस वैल्यू को पहचानना यही तो सिखाएंगे, समझे? तो ये चीज हमें जो है ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे ये पुट होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कैसे होते हैं। इतना तो जान गए कि नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल हो या बार बार नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जिसका यूज करें उसे क्या कहते हैं? डिफिनेशन लिखाने की जरूरत है, कभी पेपर नहीं पूछेगा, नहीं लिखवाएंगे। हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि हमारे लिए जरूरी कौन सा है, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करें तो पहला प्रोनाउन हमारा एक प्रोनाउन बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो कभी भी किसी भी पर्सनालिटी के लिए यूज किए जाए वो पर्सनल। पर्सनालिटी कौन है? हम, आप, सब लोग, ये पर्सनालिटी है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से हो जाते हैं? लिख रहे हैं आपके सामने, ये हो जाएंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, इतने होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन, और एक को बोल देते हैं सेकंड पर्सन, और एक को बोल देते हैं थर्ड पर्सन। इतनी बात क्लियर है? एक टेबल बनाए बेहतरीन सी, लिख लो, नोट कर लो अगर मन हो तो, ना मन हो तो कोई बात नहीं। अभी आते हैं ना, काहे परेशान हो? ये सिर्फ इतने ही नहीं है, ये बदलेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन 3 कैटेगरी में है, इनके केसेस होंगे। एक सब्जेक्टिव जिसको नॉमिनेटिव बोला जाता है, समझे, एक्यूजेटिव, जेनिटेटिव, 3 केस में प्रोनाउन लिखे जाएंगे। और तीनों केस तुम्हें पता होने चाहिए कि कब आई होगा, कब मी होगा, कब माई होगा, कब माइन होगा। भाई आई ही तो है, लेकिन उसको अलग अलग बोल क्यों रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं अलग अलग? तो ये चीज अभी बताएंगे ना, वही तो बताएंगे। देम भी होता है, दे का ही तो केस है ऑब्जेक्टिव केस। भाई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहां मी लिखोगे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कब आ जाए। ये क्वेश्चन पूछता है तुमसे पेपर में। ये तो बेसिक बात सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव आता है, पता भी होना चाहिए तुम्हें। लेकिन ऐसा कब होगा, ये अपवाद कब बनेगा कि यहां सब्जेक्टिव आ जाए, इस जगह यहां भी सब्जेक्टिव हो और यहां भी सब्जेक्टिव हो। तो इसके लिए कुछ अलग से स्टार वाले रूल रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी बताएंगे ना कैसे क्वेश्चन आएगा, पगले हो क्या? ठीक है, इतना हो गया, लिख गया। नेक्स्ट, अब देखो तुम, नॉमिनेटिव इधर हमने लिखा नॉमिनेटिव, इसको हम बोल देते हैं क्या? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का यूज कैसे होगा? एज अ सब्जेक्ट। बोलो होगा कि नहीं? खींच दिया। फिर एक चीज हमारी आएगी जो कैसे यूज होगी? एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तुम आसान वाला नाम याद रखना। फिर एक चीज हमारी आएगी टू शो पोजेशन, जो मालिकाना हक दिखाए। इस पोजेशन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। समझे कि नहीं भैया? अभी रुक जाओ, हाँ बनाओ। अब इसमें 2 होंगे, ठीक है, इसमें 2
पजेसिव प्रोनाउन में। एक बनता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक बनता है पजेसिव प्रोनाउन। जो बचपन में सिखाया गया है कि सारा प्रोनाउन होता है, चाहे आई कह लो, चाहे मी कह लो, चाहे माई कह लो, चाहे माइन कह लो, ऐसा नहीं है, इसी में एडजेक्टिव होता है, अभी बताएंगे। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले लिखा आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ठीक है, इसको लिख लेना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन। ये मात्र एक है, कौन सा? सेकेंड पर्सन। और ये तीनों हैं भैया कौन से? थर्ड पर्सन। नेगेशन वॉइस में पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होते हैं, उसके लिए पता होना जरूरी। अब आई जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अच्छा, इसमें से प्लूरल सिंगुलर कितने हैं? तो ये वाले प्लूरल। भाई जाहिर सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से लेंगे? प्लूरल प्रोनाउन। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ये वाले प्रोनाउन कौन से हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। अब कोई कहे आई कैसा है? आई सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अगर कोई पूछे कैसा है तो कहना सिंगुलर है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक अलग से वर्ब बनी है, एम बनी है कि नहीं? तो इसके लिए एम बनी है, तब तो ये सिंगुलर है। लेकिन ये दोनों लेता है, भी तो हैव तो प्लूरल भी ले लेता है, इसलिए इसका नहीं लिख रहे हैं। बाकी ये प्लूरल, ये सिंगुलर। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर? आते हैं वी को भैया हमने बदल दिया अस में। यू का क्या रहा? यू ही रहा। दे का क्या हुआ? देम हुआ। ही का क्या हुआ? हिज हुआ। हिम हुआ। और सी का क्या हुआ? हर हुआ। और इट का क्या रहा? इट ही रहा। क्लियर? नेक्स्ट इधर आते हैं। मी का पजेसिव एडजेक्टिव माई और माइन। अस का आर और आर्स। यू का योर और योर्स। देम का देयर, देयर्स नहीं होता है। हिम हिज। हर का हर और हर्स ही रहता है। इट का इट्स। हाँ हाँ, हिज का भी नहीं होता। कहाँ पे? ये हाँ, यू दे ही सी इट। सेकंड पर्सन खाली यू। देखो ना, इधर वाला सेकंड, ये पर्सन वाला ब्रैकेट है, इधर वाला सिंगुलर प्लूरल का ब्रैकेट है भाई। समझे कि नहीं? इसको बना लो। अब तुम्हें हम बताते हैं कि अगर कभी ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे तो ये वाले, सब्जेक्ट की जगह आएंगे तो ये वाले, ये ऐसे चेंज होंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव पजेसिव में चेंज होगा। जैसे माई है, माइन है, आवर है, आर्स है, योर है, योर्स है, देयर है, हिज है, हर है, ये सारी चीजें। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है इतने। माई और माइन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो प्रोनाउन होते हैं वो फ्री होके सब्जेक्ट भी बनेंगे और ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। तो माइन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसको फ्री होके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी तुम माई लाओगे, देखो एक नाउन लाना पड़ेगा आगे कि नहीं लाना पड़ेगा? तुमने कहा आई लव माई, तो आगे लिखोगे ना कंट्री, आई लव माई कंट्री। एक नाउन लाए आगे, और जैसे ही एक नाउन आगे लाए तो माई क्या बन गया? एडजेक्टिव बना कि नहीं? तो ये हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें एंड में आ रहे हैं। हम कहेंगे दिस इज योर, कहोगे क्या? आगे बोलना पड़ेगा कि नहीं कुछ? और जो बोलोगे वो क्या होगा? नाउन होगा। समझे? तो जो एडजेक्टिव की एक हमेशा खासियत होती है कि एडजेक्टिव हमेशा विशेषता बताता है। किसकी बताएगा? नाउन की। तो इसलिए इसे हमेशा क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। तो इनको नहीं चाहिए होगा।
तो फिर आप कहेंगे सर इसकी हिंदी क्या है? माइन की हिंदी है, मतलब माइन को अगर हम तोड़ें, ब्रेक करें तो माई प्लस नाउन। आवर्स को तोड़ें तो आवर प्लस नाउन। योर्स को तोड़ें तो योर प्लस नाउन। हर्स को ब्रेक करें तो हर प्लस नाउन। अब तुम्हें हम एक सेंटेंस देते हैं और बताना सही है कि गलत है, करेक्शन होता है। सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लैट में बेसिक नॉलेज के लिए और बेसिक इंग्लिश की जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लो क्लैट में, उसमें सीयूईटी में सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हाँ, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के टाइप थे। अभी ये बेसिक बता रहे प्रोनाउन का कि थोड़ा सीख जाओ, कि जो बिल्कुल जीरो है जिसका उसे भी पता हो, और जिसको आता है उसको तो ठीक ही है। हो गया? अगर हम बात करें, हमने तुम्हें एक सेंटेंस दिया, हर्ष इज अ ब्यूटिफुल हाउस। हर्ष इज अ ब्यूटिफुल हाउस, सही है? देखो, आप एक अच्छे यहाँ ब्यूरोक्रेट बनोगे, एग्जाम निकाल के एकदम बेहतरीन, समझे? तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो आम बच्चों को नहीं पता है। आप उनसे डिफर कैसे करोगे, आप उनसे डिफरेंट कैसे बनोगे? आप कोचिंग करके गए और एक बच्चा डायरेक्ट चला आया स्कूल पास करके, 12th पास करके, तो कैसे डिफर बनोगे? तो बनोगे कैसे डिफर? सारी नई चीज़ें जान के। अब क्या नया है इसमें? सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप अंदाजा लगाते हो कि कौन सी चीज़ हमें अच्छी लग रही है देखने में, तुम्हें अच्छा नहीं लगा पढ़ने में, तुमने कह दिया सर गलत है। समझे? क्यों गलत है तो तुम्हें नहीं पता है। भैया देखो, जब हमने तुमसे कहा कि हर्ष का मतलब है हर प्लस नाउन, अब कौन सा नाउन है? पता है क्या लिखा हुआ है? अभी मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। हमने लिखा हर हाउस इज अ ब्यूटिफुल। आप बताओ, ये सही है? ये सही है? दूसरा वाला पहला गलत लग रहा था, ये भी नहीं सही है? बिल्कुल सही है, यही तो वो लिखा था। यहां जो नाउन लिखा है वो इस यस का मतलब है। ठीक है? एक और सेंटेंस, माइन इज अ न्यू कार, सही है? नहीं सही है? पक्का? मैं तुम्हें बताऊं, माई कार इज अ न्यू, यही लिखा हुआ है। सही है? सही है। इस डिफरेंस को समझना है, इन चीजों को जानना है। किसी ने तुमसे कहा कि सर एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, अच्छा लगा ना? सही है? अभी तक एको सही नहीं बता पाए हो तुम लोग आंसर। गलत है, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, ये सही है सेंटेंस। जब खाली किसी से कहते हो एक्सक्यूज मी तो ठीक है, क्यों ऐसा किया सुनना ध्यान से। क्योंकि भैया कमिंग जेरंड था, कमिंग यहाँ वर्ब नहीं है, जेरंड है, मतलब नाउन है। और जब ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। और अभी जो टेबल बनवाई है, आ जाएगी यहाँ से, ये जो टेबल बनवाई है इसमें हमने माई क्या बताया? एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आएगा तो माई जाएगा ना, आएगा कि नहीं? मी कैसे आ जाएगा? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो कमिंग लेट। दूसरा क्वेश्चन, सर वो आपसे गुस्सा है इसलिए इंग्लिश अगर ये लिखे ही इज डिसअपॉइंटेड इन यू तो सही होगा? हाँ? वो आपसे नाराज है,
even he is disappointed in you, तो in you सही है। टू यू। लेकिन अभी हाँ ऐसे किसी ने लिखा तो हमने बोला था गलत, तो उसने बोला नहीं ये सही है, तो नहीं पढ़ लो। कौन? जैसे बोलते हैं ना he is interested in you। तुम इधर उधर की बात क्यों पूछते हो? मुद्दे की बात किया करो ना, कोई कुछ भी कहे। नहीं मतलब यही आपसे कंफर्म कर रहा है, ये सही। तुम इंग्लिश के टीचर थोड़े थे जिन्होंने इनका नहीं। लेकिन जो भी टू हो सकता है डिसअपॉइंटेड टू समवन, डिसअपॉइंटेड विद समथिंग। आप हमने भी बोला तो सही बात नहीं गलत। He cheers about me winning the competition। जब उसने बोला था तभी तुम हमसे पूछ लेते फोन करके, अभी पढ़ नहीं बोला था। और बीच में बोलते हो तो इधर देखो, he cheers about my winning the competition कि me winning the competition। फिर आई विनिंग, विनिंग फिर से वर्ब नहीं है, नाउन है। तो पहले एडजेक्टिव। चीयर्स, वह चीयर्स करता है क्या? जब मैं रेस जीतता हूं तब, मेरी रेस जीतने का, मेरी रेस जीतने का। माई, मी नहीं, समझे? ये क्वेश्चंस इन पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमेशा ये एडजेक्टिव होगा भाई साहब, कभी तुम इससे सेंटेंस एंड नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? देखो, इस वाली लाइन का कोई भी शब्द लिखो और सेंटेंस एंड करके दिखाओ, इन किसी शब्द से सेंटेंस खत्म करके दिखाओ। हो सकता है तुम्हें एक नाउन जरूर लगाना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं, इससे कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मैं हर से कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं पता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी तो वही है। समझे? हमने कहा दिस गिफ्ट इज फॉर हर, हो गया। लेकिन तब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये नहीं है। ये तो इसकी किस्मत है कि ये सेम हो गया दोनों में, एडजेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। समझे? तो हम वहां पे ये वाला यूज कर रहे हैं, ना कि ये वाला। समझे भैया? हाँ, तो इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना कि जो चीज लगती है वो होती नहीं है। हाँ, तुम चाहे जितना ISC CBSE के पढ़े हुए हो, चीजें अभी उतनी नहीं आती हैं जो कंपटीशन पूछता है। वरना हर ISC का बच्चा क्लैट में फर्स्ट रैंक लाता, अगर वही होता तो। इंग्लिश बोलना इज डिफरेंट एंड इंग्लिश जानना इज अदर थिंग। समझे? तो ये जानना है, ये चीजें सबको नहीं पता होती हैं, सिर्फ उसी को पता होंगी जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की। समझे? और सीरियस प्रिपरेशन जब करोगे, ये सारी चीजें जानोगे, तो एक अच्छे कैंडिडेट बन के जाओगे तुम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में समझना। हमने ये कहा कि ये तुम जो प्रोनाउन जानते हो कि ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन ये है, जैसे बचपन में ना तुम्हारे साथ कि माई और माइन एक ही होता है, बता देते थे कि नहीं सर और मैडम? यही तो बताते थे, चाहे माई कह लो चाहे माइन कह लो। अगर एक होता है तो फिर रुको तुम, अगर एक होता है तो फिर मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव माई पेन, ठीक? ऐसे नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। हमने कहा दिस पेन इज माई, ठीक है, और दिस पेन इज माइन। और एक किसी ने कहा दिस इज माई पेन, और एक किसी ने कहा दिस इज माइन पेन। जब एक ही है तो फिर कैसे भी यूज कर लो, एक नहीं है। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? बिल्कुल सही है। माइन का मतलब दिस पेन इज माई पेन, और फोर्थ वाला गलत है, और पहला वाला भी गलत है। दिस पेन इज माई नहीं होता है। हाँ, माइन प्रोनाउन बनेगा ना ऑब्जेक्ट की जगह पे, फ्री होके आएगा। दिस इज माई पेन भी सही है, तो पेन इज माइन या माई पेन, बात तो यही लिखी है ना जो ऊपर थी। बताओ भाई। दूसरी चीज सुनो, एक जगह दिस क्या है और एक जगह दिस क्या है। यहाँ प्रोनाउन है
और यहाँ एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? हमने कहा दिस पेन इज माइन और दिस इज माई पेन, तो जब दिस पेन बोला, पेन तुरंत नाउन रख दिया और नाउन से जस्ट पहले आने वाली चीज एडजेक्टिव, तो दिस एडजेक्टिव बना। अब तुमको पढ़ा दिया जाता दिस हमेशा प्रोनाउन होता है, किताबों में देखो इसमें लिखा होगा तुम्हारे में, अगर कहीं ग्रामर होगी तो, कि दिस हमेशा प्रोनाउन होता है। नहीं, प्रैक्टिकल यूज के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होती है, समझे? तो दिस जब हमने नाउन के पहले यूज किया तब वो एडजेक्टिव बना, और जब हम तुरंत बाद उसके वर्ब ला रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं, तब वो प्रोनाउन बना, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आता ही नाउन या प्रोनाउन है, समझे? हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच का खास ख्याल रखना। जैसे मैंने तुमसे एक बार पूछा भी था कि अगर कहीं भी लिखा है द कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा की पार्ट ऑफ स्पीच लगेगी तुम्हें नाउन, लेकिन है क्या? एडजेक्टिव है। कि जैसे किसी ने तुमसे लिखा, टीवी पे आता है ना द कपिल शर्मा शो, हाँ ये लिखा मान लो द कपिल शर्मा शो। अब किसी ने पूछा कपिल शर्मा की पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, 5th के बच्चे का क्वेश्चन है कि नहीं, 4th 5th क्लास का, लेकिन बता अच्छे नहीं पाएंगे, टीचर तक कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? शुरू से तुमने पढ़ा पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन है कि नहीं कपिल शर्मा, तो तुम कहोगे नाउन है, कहोगे ना, गलत है। कैट का क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें लग रहा हो कि नहीं अब हम बता रहे हो। रीजन ये है कि आर्टिकल कभी नाम के लिए नहीं आता है, और आर्टिकल जब नाम के लिए नहीं आता है तो आर्टिकल आया है सो की ग्रेटनेस को दिखाने के लिए, सो बड़ा है उसकी ग्रेटनेस को आर्टिकल दिखा रहा है, और आर्टिकल हमेशा आता है नाउन से पहले, और नाउन है सो, नाम के पहले नहीं आता है, भगवान के आगे नहीं आता है, तो इनके आगे क्यों आएगा? भगवान के आगे भी एक उसमें आता है जब कंपेयर करते हैं कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि भाई आज का राम है, तब खाली आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगता नाम के आगे। तो ये नाउन है, और नाउन से पहले आने वाली हर चीज अभी बताया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गए कि नहीं हैं? तुम हमेशा पढ़ते हो कि नाउन पर्सन प्लेस और थिंग होता है। मैं कहूंगा कि नाउन की ये डेफिनेशन होती है कि नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज नाउन। हर वो चीज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बने। हमने तुमसे कहा स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमने आपसे एक चीज पूछ दी कि स्लीपिंग की पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, आप क्या कहोगे? आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी तो सिर्फ वर्ब का बनता है सर, यही तो कहोगे। तो सर वर्ब है, बोलोगे वर्ब है? नहीं भाई, नाउन है, ये नाउन है। क्या कोई पर्सन है भैया, ये बताओ? कोई प्लेस है, कोई थिंग है? नहीं, फिर भी नाउन है। क्यों? क्योंकि अभी सर आपने ये बताया था कि एसवीओ का अगर कभी भी लिखा हुआ है तो ये दो जगह फिक्स है नाउन प्रोनाउन के लिए, नाउन है। और कैसा नाउन है? तो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इज ले रहा है, वर्ब कैसी ले रहा है? सिंगुलर ले रहा है, समझे? और सिर्फ इसी जगह नहीं यूज हो सकती है। तुमने कहा आई लाइक स्लीपिंग, मुझे सोना पसंद है, अभी भी ये नाउन है। क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह आ गया सर, और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, समझे? क्या कोई पर्सन प्लेस और थिंग है? नहीं है, फिर भी नाउन है। इसी को जेरंड बोलते हैं, जब वर्ब नाउन का काम कर जाए। फेस वैल्यू का है कि है जेरंड। अगर कोई भी सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको जेरंड बोलते हैं। तो हमने जेरंड पढ़ा, तो नाउन ये नहीं पता था कि जेरंड ही नाउन होता है। जेरंड ही नाउन है भाई। हाँ, मैंने तुमसे कह दिया कि आ क्राइंग बॉय, आ क्राइंग बॉय, क्राइंग की पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे वर्ब होता है रोना, हिंदी का हर शब्द हंसना, गाना, रोना, जाना, आना, ना आ जाए लास्ट में तो वो क्रिया होता है, वर्ब होता है। लेकिन हमने कहा क्राइंग, और जब हमने बोला क्राइंग तो आप कहेंगे बॉय से पहले आया है, बोलो। और आ आर्टिकल किसके लिए आया? बॉय के लिए। एक रोता हुआ लड़का, सर एडजेक्टिव बन गया कि नहीं? वर्ब थी, नहीं थी, एडजेक्टिव बन गई, बताओ। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है। तो हर शब्द जब अपनी प्लेस वैल्यू बदलता है तो फिर वो उसकी फेस वैल्यू बदल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया चीज बताते हैं। कुछ हमारी वर्ब होती हैं, ठीक है? हाँ, ये है कि जैसे, हाँ, पर्सनल प्रोनाउन का एक और रूल आ गया याद, कि दो पैटर्न होते हैं, ठीक है? प्रोनाउन मस्ट follow the pattern of
231 231 कि प्रोनाउन हमेशा 231 का पैटर्न फॉलो करता है। कैसे? अभी मैंने तुम्हें एक चीज समझाई है बच्चा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बढ़िया से सीख गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अगर कभी भी किसी भी एक जगह 3 पर्सन लिख दिए जाएं, कैसे? तुम्हारे में एक चीज आती है फिलर एग्जाम में, समझे? और फिलर में जब भरने के लिए आता तो 2 पर्सन दे देगा, एक गायब कर देगा। अब एक ऑप्शन में है, उसको भरना है, वहां से सिलेक्ट करके फिल करना है, तब क्या करोगे? तो देखो, अगर कभी 3 लोग हैं कहीं पे भी, कैसे आता है सुनना, इसका मतलब भी लिख लेना, इट मीन्स सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोनाउन सीरीज में लिखे जाएंगे तो पहले 2 सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। हमने कहा यू, ही एंड आई आर गोइंग फॉर पिकनिक। एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, आपको अच्छा लग रहा है? बताओ कि कोई दिक्कत लग रही है इस सेंटेंस में? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और दिमाग लगाइए। यू, हिम एंड आई। हिम सब्जेक्टिव केस में कैसे हो जाएगा? अभी टेबल बनवाई, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्टिव ही होगा, सारे सब्जेक्टिव में है। वेरी, क्या होगा? यू, ही एंड आई। अरे क्या, यही तो बताया? हाँ, तब तो सही लिखा है ना, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट 231 सही तो लिखा है। गलत जब होता जब आई इधर कर देते या यू इधर कर देते, तब गलत होता। याद रखना, अगर कभी 2 लोग हैं, तुम्हें लगेगा कि सर पर्सन ही तो है, कैसे भी लिख दो, मैं पहले कर दो, वह बाद में कर दो, यू बाद में कर दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है। एक लिखने का तरीका है, और लिखने का तरीका क्या है? 2 3 1। अगर कभी भी कोई इनमें से एक मिस होता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन, आई एंड ही आर क्लासमेट्स, क्या हो जाएगा? ही को हम किधर ले आएंगे? इधर, और इसको ले आएंगे इधर, ही एंड आई। क्यों गलत हुआ पता है? क्योंकि अगर कभी भी 31 है तो इसके संभावित पेयर क्या बन सकते हैं? अगर फर्स्ट पर्सन गायब हुआ तो 23, तीसरा गायब हुआ तो 21, 2 गायब हुआ तो, बस इतने तरीके से लिखा जा सकता। लेकिन कभी उल्टा कि 22 वर्षा कर दो कि सर 2 ही तो रह गए, अब 2 रह गए तो हम कुछ भी कर दें, ऐसे भी आ सकता है। राम एंड आई आर रूममेट्स, राम एंड आई आर रूममेट्स। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन अगर आई और राम कर दे तो गलत, क्योंकि नाम हमेशा सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, समझे? अब आप कहोगे क्या सर कभी ऐसा हो सकता है किसी कंडीशन में कि 123 आ जाए, या ये पैटर्न कभी ब्रेक हो 231 का? तो एक है भैया जिसमें ब्रेक भी हो सकता है। कब ऐसा होगा कि 123 में लिख दिए जाएं, 1 2 3 के सेंटेंस में आ जाए? देखो, ये हो गया, बात समझ गए? सारे नाम थर्ड पर्सन, हाँ।
हो गया, ये 231 था। देखो, when all pronouns are plural and there is a case of doubt, mistake, then we use 1 2 3। अगर कभी डाउट और मिस्टेक का केस होता है या सभी प्रोनाउन प्लूरल हो जाते हैं कि यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, तीनों प्लूरल है कि नहीं, एक लाइन से आ गए, तो फिर हम हमेशा 1 2 3 की सीरीज में लिखेंगे। या हम कहें हमने, तुमने और इन्होंने ये गलती की, मिस्टेक आ गया, शब्द जैसे आ गया मिस्टेक, डाउट, मिसचीव, मिस्टेकन, जहाँ से निगेटिविटी दिखे, तब हम 123 को फॉलो करेंगे। ऐसे कहा यू, वी एंड दे आर लिविंग फॉर दिल्ली। ठीक है, समझे कि हम जो है दिल्ली जा रहे हैं, सही लिखा है। सही है, कैसे सही है? ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, अभी 123 यूज करना है भैया, समझे? अभी हो जाएगा वी यू, ये तो अपनी जगह सही है, अब सही है। क्लियर? हम सिर्फ प्रोनाउन यूज करना सिखा रहे हैं कि कैसे यूज किए जाते हैं। और 123 में से भी अगर कोई एक हटा तो 12 बन सकता है, 23 बन सकता है और 13 बन सकता है, बस अगर दो कोई हुए तो। ठीक है, जैसे किसी ने तुमसे कहा यू एंड वी, यू एंड वी हैव मेड दिस मिस्टेक। अब बताओ क्या होगा? वेरी गुड भैया, ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। 21 थोड़ी है, 12 करना है अगर दो होगा तो आप कहोगे कि वी एंड यू। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि सर हमें एक शब्द दिख गया मिस्टेक, ठीक है, और मिस्टेक दिखा तो हम इसका तुरंत एक्सेप्शन। ग्रामर इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। ग्रामर वैसे टफ नहीं है, इसको टफ बनाते हैं इसके अपवाद, इसके एक्सेप्शन। और जब हमें एक्सेप्शन पता होंगे तभी तो अच्छी ग्रामर जानेंगे, क्योंकि तमाम चीजें। अब किसी ने तुमसे कह दिया कि भैया सी एक शब्द है, एक लुक है और एक वॉच है, कब सर तीनों यूज होंगे? तीनों का मतलब देखना है, पता होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे एग्जाम में। सी का मतलब भी देखना, बताओ, लुक का मतलब भी देखना। हम क्या कहेंगे? लुक ऑन द बोर्ड कि सी ऑन द बोर्ड? लुक ऑन द बोर्ड कहेंगे, क्यों? या वॉच द बोर्ड? तो एक है ध्यान से देखना, सॉरी ये वाला ध्यान से देखना, इसलिए हम कहेंगे लुक ऑन द बोर्ड। ये है सरसरी नजर से देखना कि एक नजर डाल लो। और वॉच होता है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देखना, इसीलिए मूवी वॉच होती है, क्योंकि 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। हमें पता होता है कि 2 ही घंटे चलेगी, समझे? तो तीनों में डिफरेंस है कि नहीं शब्दों में? किसी ने तुमसे कहा और लिसन, तो जब हम कहेंगे लिसन टू मी कि हियर टू मी, हियर टू मी क्यों नहीं कहेंगे? हियर होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। अच्छा, ध्यान से सुनना। हियर जो अनवांटेड साउंड आ रहे हैं जिसपे तुम फोकस नहीं कर रहे हो। कितने गाने सुनते हो, लिरिक्स याद होती है क्या? नहीं, लेकिन कभी कभी याद हो जाती है तो लिसनिंग द सॉन्ग्स कह देते हैं। ध्यान से सुनते हैं तो लिसनिंग द सॉन्ग्स। हाँ, कहते नहीं प्लीज लिसन दिस, लिसन दिस इसका मतलब ध्यान से सुनना है। हियर दिस तो इसे सुन लो। किसी ने तुमसे कहा सिंक और ड्रोन,
दोनों का मतलब डूबना। ये आपने बताया था इंसान डूबे तो स्विंग, अच्छा, यही बताया था। वस्तु डूबे नॉन लिविंग तो सिंक, और अगर इंसान डूबे तो ड्रोन। दोनों का मतलब डूबना ही तो है, लेकिन यूज पता होना चाहिए। यूज पता होगा तो हम बढ़िया से कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। समझे कि नहीं? हाँ। अच्छा, आसिफ विद 100 पीपल, तब हाँ, देवर इन द शिप। हाँ 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 हाँ। अच्छा, छत पे भी खड़े हो सकते हैं। हम तो वही हाल कर रहे हैं। एक बच्चे को मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था, ऑन और इन, तो हमने कहा हमेशा इन द बेड होता है, और अगर बेड पे तुम पैर ऊपर करके बैठे हो तो ऑन होगा, ऑन द बेड हो जाएगा। तो कह रहा पैर हवा में करके बैठे तब सर, ना जमीन से टच है ना, जैसे ये बता रहे थे कि अगर जमीन से टच है तो ऑन होता है। जैसे ये चेयर है, जमीन से टच करके पैर बैठे तो ऑन द चेयर है, अभी पैर ऊपर करके बैठ जाओ तो इन द चेयर हो जाएगा, इसी चेयर पे। हाँ ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन दिखाई गई तो इन द कार, लेकिन कहीं जा रहे हो। हाँ, सिटिंग इन द कार कुछ शब्द हैं, लेकिन ट्रेवल बाय, ट्रेवल अराइव, ट्रेन के अंदर चल सकते हो। अलग अलग रीजन देते हैं लोग। तो यही हम बता रहे थे, तो वो कह रहा कि ना पैर रखे जमीन में ना बेड पे रखे हैं, हम हवा में किए हो। हम लोग यही कौन सा लॉजिक है भाई? ओवर लगता है कि जैसे पंखा है, टच में नहीं है तुम्हारे, हवा में है तो ओवर, ओवर माई हेड। या फिर ओवर एक और जगह लगता है, जैसे ब्रिज कहाँ बिल्ट है, रिवर पे बनता है, कवर कर रहा है पूरी सरफेस को, तो ओवर लगा देंगे। एक और जगह लगता है रजाई ओढ़ने के लिए, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो वहां पे सरफेस टच होने से मतलब नहीं है। तो दो यूज होते हैं ओवर के, ठीक है। हेलीकॉप्टर हमेशा ओवर, एरोप्लेन हमेशा ओवर, ओवर माई हेड, ओवर माई रूफ, क्योंकि उसको तुम्हारा फिजिकल टच नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन आया भी है, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ये मैंने कहीं देखा भी। हाँ, तो ऑन, ओवर, अंडर, बिलो। हाँ, क्लियर? आगे लिखिए अगली बात, और सबसे बड़ी बात ये हो गया क्लियर? ठीक है। अगली लाइन है कि एक प्रोनाउन होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव, सुनो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक जो वर्ड है वो एम्फेसाइज से मिलके बना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। दोनों एक ही होते हैं, कोई अलग प्रोनाउन नहीं है। जितने में सेल्फ लगा होता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, जोर देना, प्रेशर करना, किसी चीज को प्रेशराइज करना। देम सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, और योर सेल्व्स, योर सेल्फ, आवर सेल्फ कर लेना। डू कुछ नहीं है, इट सेल्फ, इट सेल्फ है, काट दिया उसको। ये देखो रिफ्लेक्सिव, इसका यूज कैसे है, एम्फैटिक कैसे है।
A reflexive can never be a subject of a sentence. सबसे पहली चीज, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के या सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन शो करता है, और जो चीज रिफ्लेक्शन शो करेगी वो पीछे रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ, बल्ब यहाँ लगा है तो रिफ्लेक्शन हमेशा आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? जाके आगे बनेगा। तो सेम चीज यहाँ है कि जहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ है तो रिफ्लेक्शन यही तो बनेगा लास्ट में, शुरू में कैसे बन जाएगा? तो इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है। दो चीजें समझना, हमने कहा आई फेल, अभी इसका नहीं बता रहा है, बताएंगे अभी। आई फेल फ्रॉम साइकिल एंड हर्ट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ है, कैसा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं? आई के हिसाब से आता है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, दे का है तो देम सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ। क्लियर? अगर हम आगे बात करें इसमें कि कभी भी एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है, तो एम्फैटिक सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। कैसे? हमने कहा आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, और एक सेंटेंस हम कहें आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। सही है सेंटेंस। अगर ये तुरंत यहां आ गया तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये इसने एक्सरसाइज कर दिया सब्जेक्ट को, मैंने ही यह काम किया है, मैंने स्वयं यह काम किया है। मतलब झुठलाने की प्रवृत्ति कोई रह नहीं इसकी, सब्जेक्ट की कोई पॉसिबिलिटी इसकी झूठ उसमें नहीं रहेगा। जैसे ना, एक तुमने कहा आई रीड और एक तुमने कह दिया, वैसे तुमने देखा है कि डू नॉट और इंट्रोगेटिव बनाते समय आता है, यहाँ पॉजिटिव में लगा दिया, मैं पढ़ता हूं, मैं ही पढ़ता हूं, कुछ नहीं किया डू ने। पूछते भी हैं लोग डू डिड और डज कभी आ सकता है पॉजिटिव सेंटेंस में? तुम कहना आ सकता है। कैसे आ सकता है सर? एम्फेसाइजिंग वर्ब बन के आ सकता है, यहाँ पे बनी है एम्फेसाइजिंग वर्ब, निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर भी डू ले आए। तो अंतर क्या डाला इसने सेंटेंस पे? मैं पढ़ता हूं और मैं ही पढ़ता हूं, एम्फेसाइज कर दिया इसको। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव यहाँ आके इसको एम्फेसाइज कर दिया। लेकिन अगर किसी ने तुमसे कहा कि भैया अपना नाम बताओ, तो तुमने कहा माई सेल्फ विक्रम, बोला कि नहीं तुमने? ठीक है, बोलते ही हो नॉर्मल, जो कि बिल्कुल कि इंट्रो देने के लिए कभी भी माई सेल्फ यूज नहीं करोगे। अगर कर दिया तो थोड़ा कूल तो बन जाओगे तुम। हाँ, यूज अलग अलग है। हाँ, तो लोग कूल बनने के लिए बोल देते हैं कि सेल्फ हेल्प लगा देंगे, कुछ नहीं, सिंपली नाम बता सकते हो। क्या बोलोगे? आई एम विक्रम। और एक और तरीके से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? आई माई सेल्फ विक्रम। अंग्रेजी को अच्छा करने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में सब बेकार कर देते हैं लोग, समझे? आई माई सेल्फ जब कोई सामने वाला तुम्हें नहीं पहचान रहा और तुम अंबानी हो, सबने तुम्हारी रील देखी हुई है एकदम बेहतरीन शादी की, अंबानी के बेटे हो, तुम कह रहे हो तुमने मुझे नहीं पहचान पाया। अरे ऐसा कैसे? आई माई सेल्फ, मैं ही तो हूं, समझे? कि कोई शाहरुख खान से पूछ ले कि भाई तुम कौन, कैसे यहाँ, तो वो कहेगा अरे मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे तो सब जानते हैं। तो वो बोलेगा ये वाला। तो ये पोलाइट वे होता है, और ये क्या होता है? इगोटिक वे होता है इंट्रो करने का। और आजकल एक और नया चला है कि दिस इज, बोलते हो कि नहीं? तो जो दिस इज वाला है ये कभी भी प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है। अगर तुमने कहा दिस इज विक्रम तो गलत है। ये जब सही है जब तुम सामने वाले को देख नहीं सकते, चैट वाली भाषा है, मोबाइल वाली। हाँ, नहीं सामने बोल देते हो, समझे? अगर सामने साथ में किसी को लेके गए हो तब तुमने कह दिया दिस इज विक्रम, गलत, बुरा मान जाएगा विक्रम, तब कहोगे ही इज विक्रम, समझे? हाँ, दिस ऑब्जेक्ट थोड़ी है कोई कि दिस इज विक्रम रखे हुए हैं, उठा लो इनको, ऐसा थोड़ी। हाँ, ठीक है, तो ये समझ गए? तो ये भी गलत है, तुम मात्र दो चूज कर सकते हो। तो ये यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी इसमें, ये तो मैंने इजी एग्जांपल बता दिया है, तुमसे इतना आसान नहीं पूछेगा, तुम्हें खाली फैक्ट बताने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता दिया। बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन कोई लिखा होगा और वो शुरू किससे हुआ होगा? रिफ्लेक्सिव से, और गलती यहीं पे हुई होगी, समझे?
ऐसे इन्फॉर्मेशन लेते रहो, समझे कि नहीं? अब बेकार ना कर देना आगे चल के जब पेपर हो। हाँ अभी नहीं, थोड़ा समय दे दो हमें 3 महीना दे दो। जिस दिन पेपर, दिसंबर में ना पेपर, दिसंबर में पता चलेगा तुम्हें। अरे अभी काहे परेशान हो? अब तुम जब पैसे लगाने बैठोगे ना तो अपने आप होगा पैसे धुआंधार। काहे परेशान हो? एक बार ग्रामर पूरी खत्म तो करो। तुम फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच तो जानो, तुम प्लेस वैल्यू तो जानो, तुम फॉर्मेशन करना तो जानो सेंटेंस का। फॉर्मेशन ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, तो समझोगे क्या पैसेज? फिर लोग यही तो करते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग में भी चले जाओ तुम, फ्लैट की देखो जाके, एकदम जाएंगे खाली पैसे सॉल्व करवा रहे हैं। अरे बच्चा खुद कर लेगा भाई, खुद पता ही नहीं चला टीचर कर रहा है कि बच्चा कर रहा है। टीचर खुद दिमाग लगा रहा है, अच्छा ये है तो यहाँ ये दिया, यहाँ ये दिया है, आंसर बता दिया। अरे इतना तो कोई भी बता देगा ना, वीडियो में बता दोगे। उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसका कार्य क्षेत्र कितना है, एरिया कितना कवर कर रहा है, वो एरिया तो पहले डेवलप करो। पहले सोचने के लिए थिंकिंग तो दो बच्चे को, अंडरस्टैंडिंग तो दो। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो क्या करोगे जाके? कितना बोरिंग लगता है। हमें को बैठा के 1 घंटा पैसे सॉल्व करा दे, हम तो ना कर पाए, क्योंकि उसमें खुद की सोच है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? अब क्रिटिकल थिंकिंग कोई तुम्हें पढ़ा सकता है तो खुद से क्रिटिसाइज करके थिंक करना है तुम्हें। हम उसका क्या बता सकते हैं तुम्हें? सोचने का डेवलप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का तरीका डेवलप करेंगे तुम्हारे अंदर। हम तुम्हें टाइप्स बता सकते हैं, तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये सब कर सकते हैं। अब तुम सोचो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कि नहीं दिमाग में घुस के सोच के टिकना है, तो थोड़ी, वो तो तुम्ही को करना है एंड टाइम पे। तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तुम्हें उसकी बेसिक नीड्स पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें क्रिटिकल रीजनिंग में आएंगी। अब लोग कह देते हैं क्रिटिकल रीजनिंग अंग्रेजी का पार्ट है। वो अंग्रेजी का ही है नहीं, वो सेल्फ का पार्ट है। जो पैसे सॉल्व कर रहा है भाई क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करेगा, सही सीधी सी बात है। लेकिन हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, कैसे तुम कहाँ पे कौन से पॉइंट होंगे तुम्हारे पास, कौन सी टेक्निक कहाँ पे लगा सकते हो, लीड कैसे करोगे किसी क्वेश्चन को, पैसेज को कैसे लीड करोगे, कैसे टोन बताओगे, कैसे क्या होगा, ये सब बात आगे करेंगे जब सॉल्व करेंगे। वो तो प्रैक्टिस है एक तरीके की, लेकिन उस प्रैक्टिस के का जो एरिया है वो ये है। तो पहले इसे जानोगे फिर उस प्रैक्टिस को। कुछ तो रेगुलर आते ही नहीं है, एक क्लास में आएंगे, दूसरे में दिखेंगे ही नहीं, तीसरे में दिखेंगे नहीं। पिछली बार तुम नहीं थे, घर चले गए थे। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आगे स्टार्ट करें? ठीक, लिखिए सम words always followed by reflexive pronoun like acquit, acclimatize, adapt, reconcile, exert, avail, avenge, revenge, acclimatize, acquit, ACQUIT, enjoy, revenge, reconcile, exert, EXERT, हाँ हाँ,
Pride, describe, introduce. ETC कर लो. Pride, describe, इंट्रोड्यूस, ETC कर लो. हमेशा किसके द्वारा फॉलो किए जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा. अगर कभी भी ये सारी वर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में दिखती हैं तो आप इनके तुरंत बाद एक चीज़ लगाएंगे और वो चीज़ होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कैसे लगाओगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से लगा दोगे. जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, शी adapted her according to her official environment. She adapted her. वेरी गुड. क्या हो जाएगा? शी अडॉप्टेड कि सर क्या लगाओगे? रिफ्लेक्सिव, हर सेल्फ लगाओगे. से पता चला हर सेल्फ लगेगा क्योंकि इधर शी था. ठीक है. और हाँ, एंजॉय का एक वो है इफ, एक इसका वो भी है भैया, क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन. If an object is used just after enjoy, ठीक है, it will not take any reflexive. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है एंजॉय के बाद तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा. जैसे हम तुम्हें दो सेंटेंस आ रहे हैं, 1 और 2. हमने लिखा I enjoyed very much. ठीक. फिर हमने कहा he enjoyed the party. तो इसमें एंजॉय के बाद देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया कि नहीं एक, और ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा. लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया. ऑब्जेक्ट की मतलब होता है कि क्या, कि नाउन प्रोनाउन चाहिए. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ हम तुरंत किसका यूज कर देंगे? माई सेल्फ का यूज करेंगे. समझे? नोट कर लीजिए. अब कुछ वर्ड हैं जहाँ पे कभी नहीं आता है, कुछ हैं जिनमें हमेशा आता है. कितने बजे तक है? पहले क्या हो गया? कोई बात नहीं. मीनिंग देख लेना. एक्विट का मतलब बरी करना, एक्लीमेटाइज का मतलब समाधान, एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाना अपने आप को. समझे? रिकंसाइल का मतलब समाधान करना, एक्सर्ट निकालना, अवेल का मतलब अवेल करवाना, रिवेंज बदला लेना, अवेंज बदला लेना. हाँ, माई सेल्फ. अरे जस्ट, ये जस्ट, हाँ जस्ट. अरे लड़ो नहीं भाई, लड़ाई करने लगते हो. 2:30 बजे तक है ना? 2:30 तक है क्लास? 2:30 तक.
अरे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे मज़ा आएगा, क्या है परेशान। पढ़ने के लिए कुछ होता नहीं है लंबा अम्बा सब, 8-8 घंटे पढ़ोगे तभी पेपर होगा, अदरवाइज पेपर हो रहा है, कंपटीशन है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, समझे कि नहीं। उतर गए और रण क्षेत्र में तो फिर हैं। आज आपने 2 क्या किए आप एकदम निश्चिंत होके खाली पढ़ते जाओ, चिल। जी के परसों है ना, कल क्रिटिकल पढ़ा देंगे। क्या हो गया? हो गया ना। एक चीज देखो बताते हैं तुम्हें कि मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इट इज मी हु इज टू ब्लेम फॉर एवरी सिचुएशन। सही है कि गलत है? ये एक फार्मूला है और इसी पे ऊपर वाला भैया क्वेश्चन है। ये एक फार्मूला है और इसी पे एक क्वेश्चन है। ऊपर गलत है सेंटेंस, बढ़िया जो बताएगा अच्छा बच्चा कहलाएगा। चलो पूरा दिमाग लगा लो आज। गलत है हाँ भाई, वो तो मैं लिखूंगा, सही थोड़ी लिखूंगा। गलत है, तुम्हें थोड़ा सा सही करके बताना है भाई। रूल अप्लाई करने का एक ही तरीका हो सकता है, तुम्हारे सीखने का एक तरीका हो सकता है, वो है क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। हाँ इट्स मी होना चाहिए, तो है तो इट्स मी ही तो लिखा है। अब इट इज को इट्स लिख सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने इट इज कर दिया है, वो तो एक ही बात है ना भाई, कोई गलती थोड़ी होती है। आंसर भी तुम्हारे सामने है, ऐसा नहीं कुछ रॉकेट साइंस है इसमें। बहुत तुमसे ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन करने कह दिया हो, ये सामने आंसर भी लिखा हुआ है। बच्चे हो भी, तुम थोड़ा और दिमाग लगाओ। इट इज माई, भैया सीधे से लिखा है कि अगर कहीं भी इट है तो है, टू बी वर्ब कौन सी होती है, जैमार होती है। सर जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन टेबल में अभी बताया नहीं तुम्हें कि पहला वाला, तो मी की जगह कौन सा आएगा सब्जेक्टिव। फिर हमने कहा कि वहां से एक क्लॉज स्टार्ट होगा। क्लॉज पहली क्लास में क्या बताया था,
जब बेसिक टर्म्स पढ़ा रहे थे कि हम कुछ टर्म बीच में यूज करेंगे वो तुम्हें पता होने चाहिए। क्लॉज होता है उपवाक्य। अब उपवाक्य शुरू हुआ का सब्जेक्ट ये है, हमने कहा क्लॉज की जो वर्ब होगी वो एंटीसीडेंट को फॉलो करेगी। एंटीसीडेंट कौन होता था? जो भी सब्जेक्ट इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। हु कौन है? आई है, और आई के लिए इस थोड़ी आता है। आप सही हुआ कि नहीं? हाँ, हु एम टू ब्लेम फॉर एवरी बैड सिचुएशन, एवरी सिचुएशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हो गया है। अंग्रेजी का क्वेश्चन है, बेहतरीन और आसान सी बात। सुनने में अच्छी वो लग रही थी जो पहले लिखी थी, लेकिन सही ये वाली बात है। तो क्या लिखी? इट इज आई हु एम टू बी, हु एम टू ब्लेम फॉर एवरी सिचुएशन। भाई देखो क्यों ऐसा हो रहा है ये भी समझ लो। तुम्हें वैसे पीएचडी नहीं करनी, तुम्हें खाली बात जाननी थी, ठीक है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम कह रहे हो इट इज आई, वह मैं ही हूं, तो मेन सब्जेक्ट आई ही तो निकला। और जो मेन सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, और उसी के हिसाब से तो पहली क्रिया आएगी। तो पहली क्रिया यहाँ आ रही है, तो इसलिए हम इसको वेरी करवा रहे हैं इससे। एक और देख लो क्वेश्चन। हमने कहा इट वाज हिम हु हैज गॉन देयर, तो आप क्या कहोगे? इट वाज ही, और हैज इसके हिसाब से सही है। सही है कि नहीं भाई? अभी समझे? यही बात तो ऊपर लिखी है। तो फिर ये छोटा कर दिया सेंटेंस कि वह वही था जो वहां गया था, या जो वहां जा चुका है। वह वही था जो वहां जा चुका है। ठीक है? अगर मैं बात करूं ईच अदर और वन अनदर की, ये क्लियर हो गया भाई? अगर हम बात करें ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, अच्छा, ईच अदर यूज होता है फॉर टू, और ये होता है फॉर मोर देन टू। जैसे कहा he and I love each other, ठीक है? या फिर मैंने बोला 3 neighbors dislike each other। 3 है, देयर 3 neighbors dislike each other। अभी सही है? बताओ भाई। ऊपर तो 2 थे तो इसलिए each other कर दिया था, सही था। लेकिन नीचे 2 हो गए, मतलब 2 से अधिक 3 हो गए, तो हम क्या करेंगे? वन एंड अदर, वन एंड अदर करेंगे कि नहीं? 2 से अधिक के लिए क्या हमने लिखा भी है? फॉर मोर देन 2 वी यूज वन एंड अदर। हाँ, और ईच अदर 2 के लिए यूज होगा, और वन एंड अदर 2 से अधिक के लिए यूज होगा। क्लियर? इतने में कोई समस्या? हाँ, क्या वो भैया तुम्हें नींद आ रही है मित्र? नींद आ रही है? अरे बाप रे बाप, क्यों आ रही है? सोए नहीं हो रात में? अच्छा, थोड़ा सा सुन लो, पानी वानी पिया जाके एकदम बेहतरीन है। हाँ, पानी पी लो। फिर देखो बिटवीन और अमंग,
बिटवीन और अमंग सेम यूज है. बिटवीन इज फॉर टू. और अमंग इज फॉर मोर देन. ठीक है. जैसे हमने कहा दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड आई. सही है. वेरी गुड. यू एंड मी ही होगा, आई नहीं. बिटवीन के बाद हमेशा कोई कंजंक्शन आता है तो वो एंड आता है, पहली चीज. और दूसरी चीज कि दोनों प्रोनाउन आते हैं तो कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस आएंगे. एक और पूछ रहे हैं तुमसे. किसी ने तुमसे कहा लेट आई डू दिस वर्क, तो लेट आई नहीं, क्या कहोगे? लेट मी डू दिस वर्क. हाँ, हमने कहा everyone is invited except he. हाँ, क्या हो जाएगा? except him. हमेशा इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आते हैं, जैसे लेट है और क्या है, बिटवीन है. ठीक है. तुम्हारा जो है एक्सेप्ट है. ठीक. इन सब के बाद हमेशा कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो यही आएगा. क्लियर? इतने में कोई समस्या हो तो बताओ. नहीं है. ई चित्र बनाना तो क्लियर हो गया. और भी है ऐसे बिटवीन और बिटवीन हम फॉर टू और फॉर मोर देन टू होता है. हाँ, और भी होते, बता दे. either of, neither of, none of, any of, one of. ईदर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस में या तो ये या तो ये. पॉजिटिव में दो के लिए, मतलब पॉजिटिव में दो में से एक को बताने के लिए. पॉजिटिव सेंटेंस समझ रहे हो ना? इन पॉजिटिव सेंटेंस पिक वन आउट ऑफ टू. या ऐसे नहीं, पिक ना लिखो, तुम लिखो इन पॉजिटिव सेंटेंस टू मेक चॉइस बिटवीन टू. ये क्या है? ठीक है. टू मेक चॉइस बिटवीन टू बट इन निगेटिव. बट इन निगेटिव सेंटेंस कि ना तो ये ना तो ये, दो में ही चॉइस बताएगा. लेकिन हमने कहा तीन में से कोई नहीं जा रहा है वहां, तो नन ऑफ. ठीक है. हाँ, नन ऑफ थ्री इज गोइंग देयर. नन ऑफ थ्री इज गोइंग देयर. तो नन ऑफ फॉर मोर देन टू. फॉर मोर देन टू इन निगेटिव सेंटेंस. कैसा सेंटेंस होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा. इतना तो शब्द देख के पता ही चल जाएगा. नीदर और नन लगा है तो निगेटिव है. और अगर ईदर ऑफ में दो से ज्यादा बढ़े तो क्या यूज कर दोगे? चाहे एनी ऑफ कर दो चाहे वन ऑफ कर दो, दोनों ही सेम है, एक ही है. हाँ, फॉर मोर देन टू, एनी ऑफ और वन ऑफ. फॉर मोर देन टू इन निगेटिव one of my friends is selected in CLAT.
हो गया एग्जाम। एनी ऑफ अरे नहीं, आप यहाँ लिख सकते हो ना वन ऑफ का। अच्छा दोनों एक ही। हाँ एक ही तो, तभी स्लैश करके लिखा है। चाहे नहीं आप लिखो चाहे वन ऑफ लिखो, समझे। बताओ इसका भी लिख दे एग्जाम्पल, बताओ इसका भी लिख दे। वही से तुम लोग बना ही लोगे। अच्छा अगर कभी भी प्रोनाउन वन आ गया, अगर कभी भी प्रोनाउन वन आ गया तो क्या करोगे, क्या हुआ? लो अगर कभी भी वन आ गया तो भैया अगर वन अगर कहीं भी सब्जेक्ट है तो इसमें अपने की इंग्लिश वंस होती है, और रिफ्लेक्सिव इसका क्या होता है? वन सेल्फ होता है अपना। जैसे हमने कहा तुमसे एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे, वन मस्ट डू ये, ठीक है। इसमें ऑप्शन तुम्हें दे दिए गए, हिम, हिज, वंस, ठीक है, और माय। क्या भरोगे? वंस ड्यूटी, ठीक है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो वन के लिए अपने की अंग्रेजी तो वन सब्जेक्ट है देखो, तो इसके लिए अपने की इंग्लिश वंस। यहाँ वन है, मस्ट डू इट फॉर वन सेल्फ। हिम सेल्फ नहीं कर सकते हो, हर सेल्फ नहीं कर सकते हो, माई सेल्फ नहीं कर सकते हो, समझे बात को। क्लियर? नेक्स्ट, थक गए? वोकैब पढ़ा दें? वोकैब, चलो वोकैब कर लेते हैं, ठीक है थोड़ी देर। लेट्स स्टार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड करवा दें? हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि जैसे तुम बहुत कंजूस हो तो भाई साहब पार्सिमोनियस, स्टिंजी, समझे, यही सारे। क्या कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ाएंगे धीरे धीरे सब। हो गया, ठीक है, हो गया भाई। चलो एक शब्द है हमारा, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है सनकी आदमी, पर्सनालिटी से रिलेटेड, समझे। अब लाइक हम क्या बताएं, तुम लोग जानते हो बेहतरीन तरीके से। इसेंट्रिक और अनप्रेडिक्टेबल, इसके सिनोनिम क्या होंगे? इसेंट्रिक और अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल इसलिए कह देते हैं कि जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके, जिसे झेला ना जा सके, जिसे झेलना मुश्किल हो थोड़ा सा, तो ऐसे आदमी को हम क्या बोल देते हैं? इसेंट्रिक बोल देते हैं। जो सनकी है, जो सनक से भरा हुआ है, जो कुछ भी बोल देता है, तो उसको हम कैप्रीशियस कहते हैं, ठीक है।
कैप्रिशियस मतलब सन की, हिंदी में लिख लेना सन की, और वरना फिर जो भी तुम्हें समझ आए। एक शब्द है भैया बेनेवोलेंट। देखो किसी भी शब्द में कभी भी बेन आए इसका मतलब होता है बेनिफिट, जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिशरी, ठीक है, बेनेडिक्ट, बेनाइन, इतने शब्द। और बेनेवोलेंट, बेन का मतलब होता है लाभ, वॉलेंट मतलब प्राप्त कराने वाला, जो हमें लाभ दे, जो दयालु आदमी हो, काइंड। तो इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम होता है बेनाइन। अगर कभी भी तुम्हें तुक्का लगाना है, और तुक का लगाना है, तो कैसे लगाओगे पता है? कुछ नहीं करोगे, तुम क्या करना कि जो बेन है, बेन का सिनोनिम आ गया, तो बेन वाला जो वर्ड हो नीचे उसको लगा दो, पक्का वही होगा सिनोनिम अगर पूछा गया। और अगर इसका एंटोनिम आ गया तो कभी भी जिसमें मेल हो शब्द में, मेल का मतलब होता है गंदा, बेन का मतलब अच्छा, प्रॉफिटेबल, काइंड, और उल्टा हो जाएगा मेल, तो बेनेवोलेंट का उल्टा मेलेवोलेंट। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट्री, अरे इसी के तो नाउन बनेंगे। तो कहीं भी बेन आए हमेशा लाभ का। अब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुमने तोड़ लिया वर्ड, अपना रूट। वर्ड फॉर्मेशन सीखो, फॉर्मेशन सीखोगे तो शब्द को बनाना सीख जाओगे, और बनाना सीख गए तो समझ लो एकदम बेहतरीन फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। अगला वर्ड है भाई एम्बी वर्ड। बिल्कुल सही बात है, एम्बी कुछ कहीं भी आ जाए, इसका मतलब दोनों। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, ये भी बता दो। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों से लिख लेता हो, उसको दोनों हाथों में सिद्ध, समझे? नीदर टू एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट तो जानते हो ना, नीदर टू एक्सट्रोवर्ट नॉर टू इंट्रोवर्ट। क्लियर? एम्बीडेक्स्ट्रस, हाँ, जो दोनों हाथों से एफिशिएंट है लिखने में, उसको क्या बोलेंगे भैया? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। और सेबोटियर, सेबोटियर, सेबोटियर होता है जो चीजें तोड़े, तोड़ फोड़ करे। क्या पुरानी पिक्चरों में देखो, नहीं, सेबोटियर, ठीक है, सेबोटियर का मतलब होता है कि जो तोड़ फोड़ कर दे। जैसे क्या पुरानी पिक्चरों में होता नहीं था कि हीरोइन है, गुस्सा आ गई हीरोइन को, तो गई अपना एकदम कमरे में तोड़ फोड़ मचा दी जाके। लड़के नहीं ऐसा करते थे, लड़के इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गरीब घर के होते थे हीरो। हीरो हमेशा गरीब घर का दिखाया जाता था पुरानी पिक्चरों, हीरोइन हमेशा अमीर घर की दिखाई जाती थी, समझे? तो डिफरेंस था दोनों में। किसका? वन हु डैमेजेस थिंग्स। और क्या लिखोगे? ये वन वर्ड में पूछा जाएगा, लाइन लिख के दे देंगे, तुम्हें टिक करना रहेगा, या फिर ये पैसेज में यूज कर देंगे और नीचे तुमको दे देंगे। हाँ, पैसेज में लिख देंगे और नीचे बताएंगे चार में से इसमें से कौन सा इसकी हिंदी बता दो। वन हु डैमेजेस थिंग्स, कि किसी किसी को गुस्सा आता है तो फिर वो फोन तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, खाना फेंक देगा, तोड़ देगा। सेबोटियर, SABOTEUR। अगला स्टिंजी, तो जानते ही हो, जानते हो कि नहीं? स्टिंजी, माइजर, पार्सिमोनियस, ये सब उसके सिनोनिम। क्लियर? पेडांटिक बताओ, चलो पेडांटिक, 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 पेडांटिक होता है ज्ञान बखान करने वाला, ठीक है, जो बहुत ज्ञान दे रहा हो सामने वाले को, उसे हम पेडांटिक कहते हैं। वन हु सोज मोर लर्न्ड देन अदर्स,
वो है नहीं, वो सिर्फ दिखा रहा है कि मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं। वन हु सोज, हंस क्यों रहे भाई? अच्छा, वन हु सोज मोर लर्न देन अदर्स, ठीक है। तो ये पेडांटिक शब्द जो है, जैसे रिक्शे वाले से कहोगे कि भैया रिक्शा क्यों चलाते, कह रहा अरे मैंने एमबीए किया था, तुम्हें क्या पता, मैं शौक के लिए रिक्शा चला रहा हूँ। समझे? किसे? अरे बताया तो कि कोई भी ऐसा आदमी जो बढ़ा चढ़ा के कुछ कह रहा है, जो बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बता रहा है लेकिन रियल नहीं है, सिर्फ शो कर रहा है, शो ही। हाँ, नेचर के लिए है तो एडजेक्टिव है ना, पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रहा है ना किसी की। जैसे गांव जाओगे तो कहेंगे तुम क्या पढ़े हो, हम पढ़े हैं, समझे? कहेंगे बताओ अच्छा हिस्ट्री पढ़े हो, अच्छा हिस्ट्री में बताओ बाबर जो है क्या पहनता था, उसके कपड़े कैसे हुआ करते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, उल्टे सीधे क्वेश्चन, नॉनसेंस वाले क्वेश्चन। होता नहीं गाँव पे जाओगे तो लोग मिल जाते हैं ऐसे, 19 का पहाड़ा बताओ, 19 नेमा बताओ, समझे? इस तरीके से पूछ लेंगे। तो पेडांटिक। बस में बैठोगे तो कहेंगे अच्छा क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चलो फिर बताओ अंग्रेजी में ये सुनाओ तुम, नहीं ये नहीं है, वो नहीं, वो तमाम इतना ज्ञान दे देंगे और वो किसी भी मतलब का होगा नहीं। तो वो बस इतना शो कर रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूं, लेकिन जानते नहीं है। निगेटिव शब्द है, निगेटिव पर्सनालिटी शो कर रहा है, समझे? तो पेडांटिक कह देंगे उसको, कि वो जानता नहीं, शो कर रहा है। जैसे हमेशा घर में एक सदस्य ऐसा रहता है जो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है रिश्तेदारी में एक ऐसा आदमी होता है जो बढ़िया एकदम साथ में लगा रहेगा। हाँ, तो जाने का कुछ नहीं, भौकाल बनाएंगे खाली, वो वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट, अभी भैया, डिस्ट्रॉट का मतलब है चिंतित हो जाता हो। वन हु इज एक्सट्रीमली वरीड, कि तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ चला गया 2 बार, तुम्हारे साथ फोन कर दिया। वन हु इज एक्सट्रीमली वरीड, ठीक है। एक और शब्द है हमारे सामने, ये हो गया भैया इतना। नेक्स्ट, एक शब्द है, बहुत अच्छा भी वर्ड है, इनकॉरिजिबल। इन कहीं भी लग जाता है किसी शब्द में तो वो निगेटिव वर्ड बनता है, और नेगेटिव वर्ड बनता है तो इसका मीनिंग होता है इनकॉरिजिबल का। इन का मतलब ना, मतलब आ, जैसे हिंदी में नहीं आ लगा देते हैं, समान असमान होता है उल्टा बनाने के लिए। तो कॉरिजिबल जो वर्ड है वो करेक्ट से बना है, करेक्ट का मतलब सही करने वाला, और इनका मतलब ना या असुधारणीय, असुधारणीय। असुधारणीय ये कि जिस आदमी को लगता हो कि वो जो करता है सब सही। जैसे कोई आया तुमसे कहा कि भैया सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए, लेट उठना गलत बात है। लेट उठने के इतने फायदे बता दिए कि वो खुद ही दूसरे दिन लेट उठने लगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा आदमी इनकॉरिजिबल, कि जो कहता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, हम गलत कर ही नहीं सकते। तो असुधारणीय व्यक्ति, जिसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, कि इसको तो सुधारा ही नहीं जा सकता है। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, असुधारणीय व्यक्ति इनकॉरिजिबल कहते हैं। ये पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी में व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाएगा। हाँ, सारे ही एडजेक्टिव में जितने बता रहे हैं, पर्सनालिटी के वर्ड बता रहे हैं तो एडजेक्टिव नहीं होंगे, किसी पर्सनालिटी को बताएंगे, दर्शाएंगे। और स्टबर्न लिख लो, एडामेंट, एडामेंट भैया, एडामेंट लिख लो, सिनोनिम है स्टबर्न,
झुकेगा नहीं कभी। वन हु इज नॉट फ्लेक्सिबल, हाँ, वन हु इज नॉट फ्लेक्सिबल इन हिज बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर में क्या है, एकदम टिका रहा है, झुकेगा नहीं कतई, टूटेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, उसको कहेंगे क्या, एडामेंट। और इसका सिनोनिम, हाँ, स्टबर्न, हाँ ठीक है, स्टबर्न नहीं है। नेक्स्ट भैया हमारा एक रूट है। देखो अगर कोई तुमसे कहे ओमनी, तो ओमनी अगर किसी शब्द में आ जाए मतलब होता है ऑल। ओमनी का मतलब ऑल। जैसे कितने वर्ड इससे बनेंगे, फॉर्मेशन देखो सीखो करना। पहला वर्ड इससे बनता है ओमनी प्रेजेंट, और एक बनेगा ओमनी पोटेंट, और एक बनेगा ओमनी, देखो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीवोरस भी होता है, लिख दें, लो तुम्हारी खुशी के लिए लिखे दे रहे हैं। ओमनीवोरस, हम कुछ अच्छे शब्द बताना चाह रहे थे, नहीं यही सिएंट, सिएंट नहीं होता है, ओमनीसिएंट। अब देखो सारे वर्ड जो ओमनी से बने हैं सब में ऑल तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, पोटेंट पोटेंशियल से बना है, पोटेंशियल कैपेसिटी, क्षमता, वोरस का मतलब खाना, टू ईट, और साइंसिया रूट से बनता है सिएंट, और साइंसिया का मतलब, साइंस का मतलब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज, समझे। वन हु इज एवरीवेयर, जो हर जगह, जैसे गॉड, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज एवरीवेयर जो हर जगह है। वन हु हैज ऑल द पावर्स, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, उसे क्या कहेंगे, ओमनी पोटेंट। वन हु ईट, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। और ओमनीसिएंट, वन हु नोज, वन हु नोज, नहीं नोज तो नहीं लिखा ना अभी, कहीं नहीं लिखा। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास सारा ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे, ओमनीसिएंट। अरे क्यों नहीं हो सकता है, ओमनीसिएंट नहीं हो सकता है कोई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, भगवान हो सकता है ओमनीसिएंट, जिसके पास सब कुछ हो। कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी सब आता हो। NISCIENT, अच्छा लो, ये सब आते थे तुम्हें, हाँ रुको, लो एमिनेंट बताओ, चलो लो, हाँ, और इसी के साथ एक और शब्द बताओ फ्री में, लो नोटारियस। बदनामी, नोटोरिटी मतलब होता है बदनामी, और नोटोरियस मतलब होता है, हाँ नोटोरिटी मतलब बदनामी है। सर्च करके क्या, हाँ वेरी गुड, प्लेयर के आगे लगाते हैं, बदनामी देखिए, नोटोरियस मतलब बदनामी से एक है कुख्यात, एक है विख्यात। तो ये मतलब बदनामी, एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब बताइए, विख्यात और विख्यात। विख्यात किसे कहते हैं और कुख्यात किसे कहते हैं। देखो आदमी फेमस होता है दो तरीके से, एक तो किसी का गला काट दो, या 10 लोगों को मार दिया तो फेमस हो गए, ठीक है, और एक तुम बढ़िया गोल्ड मेडल ले आए किसी चीज में तब फेमस हो गए, गोल्ड मेडल ले आया मान लो तब फेमस हो गए।
तो डाकू कुख्यात होता है, जानते तो उसे सब हैं, ख्यात है। जैसे दाऊद इब्राहिम को भी सब जानते हैं, डॉन नंबर 1, एकदम कुख्यात आदमी है। वही मोदी जी को जानते हैं सब, विख्यात आदमी। तो जो फेमस हो और रिस्पेक्टेड हो, और एक जो फेमस हो और डिसरिस्पेक्टेड हो, मतलब नो एंड रिस्पेक्टेड इज दिस। जैसे कलाम जी, नोन एंड रिस्पेक्टेड, और ये नोन बट डिसरिस्पेक्टेड। नोन तो है, कौन सा सही बताया? तुम नोटोरिटी पता नहीं क्या बता रहे, नोटोरिटी होता ही नहीं कोई वर्ड। तुमने नोटोरिटी बताया था बच्चा, एक ही नहीं है, नोटोरिटी नहीं होता। दिखाओ ना भाई, तो मैंने कहा दिखाओ, नोटोरिटी दिखाइए आप। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला शब्द है हमारा डिफिडेंट, DIFFI, वन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, जिसका कॉन्फिडेंस कम पड़ जाए। जैसे तुमको अभी हम यहाँ बुला देंगे गाना सुना दो और तुम लगे कांपने, गाना कैसे सुना दे, समझे? तो डिफिडेंट हो जाएगा वन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, जिसके कॉन्फिडेंस में कमी। तो पता चला नोटोरियस क्यों लगता है नाम के आगे, नोटोरियस क्यों लगता है नाम के आगे, पता चला क्योंकि वो कुख्यात लिख रहे हैं। हाँ, इसलिए नोटोरियस लगा देते हैं। आजकल के लड़के एकदम कूल बनने के लिए पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। छपरी क्या? अच्छा, वो छपरी हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हो सकता कोई सच में कूल हो, कैप्टन कूल कह देते हैं तो वो छपरी थोड़ी हैं। हाँ, अच्छा, जो प्रिटेंड करें ऐसा, और एक वाकई हो, रियल हो। हाँ, हिलारियस, हिलारियस कहते हैं फनी इन बिहेवियर, हिलारियस फनी इन बिहेवियर। कुछ तो होते हैं बच्चे भी बेचारे, धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाएंगे, और क्या बताएं। हाँ, वही था, ऐसे ही कुछ था। पता नहीं, ऐसे कुछ नाम तो नहीं लिखा था ना, यही नाम ही था जो मैं बता रहा हूँ। क्या होगा भाई, बोर तो नहीं हो रहे तुम? साइड बैठे हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा है क्या, आज पहला दिन है? अरे धीरे धीरे तुम लोग बढ़िया मित्र बन जाओगे, कोई बात नहीं, चिल। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, हाँ, अपना समझ के पूछ लेना। दिक्कत रहे ना, मेरे रहते हुए दिक्कत रह जाएगी तो मुझे दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट है भाई, देखो कहीं भी आ गया मिशन, तो थ्रॉपी होता है मानवता, तो मिशन थ्रॉपी, हाँ AN, हाँ मिशन थ्रॉपी मानवता। मिशन होता है घृणा, जब भी मिस आए कहीं भी तो घृणा, हेट, इसका मतलब हेट। तो जो मैन काइंड से हेट करे, वन हु हेट्स मैन काइंड, जो मानवता से घृणा करने लगे, जिसे मानवता से ही घृणा हो जाए, मिशन थ्रॉपी। बाकी मिसोजिनिस्ट, अच्छा जी, गायनी होता है फीमेल, जो लड़कियों से घृणा करे, एकदम वो वाला, क्या कहते हैं उसको आजकल, सिग्मा क्या चला है,
अरे वो लड़के नहीं एकदम बढ़िया वाले जो एकदम, हाँ लड़की लड़कियों के एकदम जो भाव भाव ना दे, मिसोजिनिस्ट जो घृणा करे, वन हु हेट्स वुमेन या गर्ल्स, वन हु हेट्स वुमेन, समझे? अच्छा, इसका मतलब यही होता है मिसोजिनिस्ट वाला जो सिर्फ वुमेन को हेट करते हैं। अरे गायनी, उसी से तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनता है। बिग बॉस में ये वर्ड बहुत यूज होता है, हाँ। मिसोजिनिस्टिक। हाँ, फेमिनिस्ट, हाँ, फेमिनिस्ट तो मतलब जो वुमेन्स के खिलाफ हो, अरे मतलब जो वुमेन्स अपने लिए स्टैंड लेती हैं, बीइंग फेमिनिस्ट, जो हमेशा हर वुमेन के लिए हाँ। कि नहीं नहीं मैं तो लड़की हूँ, लेडीज फर्स्ट, वो फेमिनिज्म। रेसिज्म वाले लोग का वर्ड। मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, तो गैमी का मतलब क्या होता है? विवाह, जो शादी से घृणा करे। ये भी आपने बताया पहले। गैमी कहीं भी आ जाए, पॉलीगैमी जिसकी बहुत सारी शादियां हुई, बाईगैमी 2 शादी, मोनोगैमी 1 शादी, समझे? तो मिसोगैमी वन हु हेट्स मैरिजेस। गैमी का मतलब आपने क्या बताया सर? विवाह, शादी, कहीं भी किसी शब्द में आ जाए गैमी। जैसे हाइपोगैमी, हाइपरगैमी। हाइपरगैमी एक प्रोसेस होता है, पैसेज में बहुत आता है हाइपरगैमी हाइपोगैमी। अब बच्चे कंफ्यूज, हाइपरगैमी होता है कि अपने से ऊंचे में शादी करना, और हाइपोगैमी, हाइपर और हाइपो, तो हाइपो का मतलब होता है एक सेकंड, नीचे शादी। गैमी अरे ये पढ़ाएंगे कभी, गैमी रूट ही पढ़ा देंगे, काहे कैसे पर? मतलब बता दीजिए। अरे अपने से बराबर में शादी करना और ऊपर शादी करना, पढ़ाएंगे। हाँ, रूट पढ़ा देंगे, अभी रूट है ना बचे हुए। जैसे कैको है, अब कैको से कई सारे वर्ड बनते हैं, कैकोग्राफी बैड हैंड राइटिंग, कैकोफोनी बैड साउंड। अब इसका उल्टा कभी भी आए एंटोनिम तो कैली वाला हो जाएगा। सर कैको का ऑपोजिट क्या था? बता तो रहे, कैली सुनते ही नहीं हो। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड, कैलिफोनी ब्यूटीफुल साउंड, समझे? तो कैली बता दीजिए, आपने बोला था। बहुविवाह, हाँ? बहुविवाह, वन हु हैज मैनी पार्टनर्स, मैनी लाइफ पार्टनर्स, या मोर देन 2, जिसके 2 से अधिक, बाय 2 के लिए। क्लियर? आज के लिए इतना रखें, कोई दिक्कत? एक दो वर्ड और बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।